गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये वीडियो सेकेंड ईयर एलएलबी द्वितीय वर्ष एलएलबी के छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं सर पर है। आज के इस वीडियो में एलएलबी में होने वाले सेकेंड ईयर के लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर के बारे में चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हीं विषयों पर चर्चा करूं जिनसे आपके प्रश्न पत्र में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पूछे जाते रहे हैं। मेरा दावा है कि हमारे डिस्कशन में उतने प्रश्न आएंगे जितने कि इम्तिहान में पास होने के लिए पर्याप्त हैं। तो मेरे इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर में सफलता आप लोगों को मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। चलिए, सबसे पहले तो एक आग्रह करूंगा आपसे कि आने वाले टाइम में इस लॉ ऑफ क्राइम्स के अलावा एलएलबी सेकेंड ईयर के 3 प्रश्न पत्रों पर और मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सीधे सीधे हमारे वीडियो पहुंच पाए। बात करते हैं सीधे सीधे लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर को, आपके पेपर पैटर्न को लेकर। तो जहां तक पेपर पैटर्न की बात है तो शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको 1 से 2 पेजेस में सोल्व करने होते हैं, और कुछ प्रश्न बड़े स्वरूप में पूछे जाते हैं जिनका जवाब हमको 5 से 7 पृष्ठों में देना होता है। तो मैं शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लॉ ऑफ क्राइम्स में पूछा जा सकता है उस पर भी चर्चा करूंगा और बड़े प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे के पूरे प्रश्न आप लोग कर पाओ और आप लोगों को सफलता मिले। वो सारे एरियाज डिस्कशन में आएंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधा सीधा हम लोग शॉर्ट नोट्स के ऊपर चलते हैं कि किन किन बातों पर शॉर्ट नोट्स में सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला शब्द डेफिनेशन पोर्शन से जो है वो डिसऑनेस्टी, सेक्शन 24 में आपको बेईमानी शब्द का प्रयोग मिलेगा। उसकी परिभाषा लेजिस्लेचर ने देने का प्रयास किया कि कब कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करते हुए कहा जाता है। When a person is said to be acted dishonesty या dishonestly। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से या किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने की आशय से कार्य करता है तो धारा 24 कहती है कि वो बेईमानी से कार्य करता है। तो अब ये 2 सवाल हमारे सामने फिर आ गए कि क्या सदोष हानि है, क्या सदोष लाभ है। तो इसके लिए सेक्शन 23 में इनको डिफाइन किया गया। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा संपत्ति का लाभ प्राप्त करना, जिसको कि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है, तो सदोष लाभ कहा जाता है। रॉन्गफुल गेन क्या है? गेन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अनलॉफुल मीन्स द पर्सन whosoever gaining is not legally entitled therefore। मान लीजिए मैंने आपकी जेब में से कुछ पैसे चुरा लिए, आपका पर्स मार लिया या आपको 2 थप्पड़ लगा के आपकी जेब से पैसे लूट लिए, तो आपकी जेब का पैसा मेरे पास आ गया है। मेरे लिए ये रॉन्गफुल गेन है, विधि विरुद्ध साधनों से प्राप्त किया हुआ लाभ है, और इसीलिए इसे सदोष लाभ कहा गया है, जिसका कि वास्तव में मैं हकदार नहीं हूं। वो पैसे आपके हैं, आप ही हकदार हो।
तो अगर ऐसा कोई विधि विरुद्ध साधनों से मैं संपत्ति का लाभ प्राप्त करूं जिसको कि प्राप्त करने का मैं वास्तव में हकदार नहीं हूं, तो कहा जाएगा कि मैंने रॉन्गफुल गेन किया है, गेन की इंटेंशन से काम किया। तो जब एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन होगा तो सामान्यतः दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होगा। मैंने आपकी जेब काट ली, पैसा छीन लिया, तो आपको तो नुकसान हुआ ना। तो विधि विरुद्ध साधनों से यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, जो कि वो हकदार नहीं है वंचित होने का वैध रूप से, तो उसे रॉन्गफुल लॉस कहते हैं, तो उसे सदोष हानि कहा जाता है। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करने के आशय से, किसी को सदोष हानि कारित करने के आशय से काम करता है, तो कहा जाता है कि वो बेईमानी से कार्य करता है। तो मुझे लगता है कि सेक्शन 24 पर अगर शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाएगा तो सेक्शन 23 और 24 को मिलाकर हम जवाब देंगे। एग्जामिनर हमें उस शॉर्ट नोट्स के लिहाज से नंबर दे देगा। इतना ही सेक्शन 24 और 3 के लिए काफ़ी रहेगा। अगला एरिया आते हैं जहां पे शॉर्ट नोट्स में सवाल पूछा जा सकता है। कपट शब्द धारा 25 में डिफाइन किया गया है लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर में, इंडियन पीनल कोड। अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है 2023 में, और 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। लेकिन आप लोगों को तो इस वर्ष भारतीय दंड संहिता में से ही सवाल पूछे जाने, तो सेक्शन 25 ही लिखेंगे और फ्रॉडुलेंट शब्द को डिफाइन करने की बात करेगा लेजिस्लेचर। तो क्या लिखा है 25 में कि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक कार्य करते हुए तब कहा जाता है जब वो कपट करने के आशय से कार्य करता है। A person is said to be acted fraudulently when he does it with intent to defraud। तो इन्होंने कोई परिभाषा देने का प्रयास नहीं किया, कपट में ही विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड कर दिया, कपट में ही कपट कह दिया, कपट करने का आशय कपट है ऐसा कह दिया। लेकिन ये बात पूरी कपट को परिभाषित नहीं करती है। तो एज फार एज डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज कंसर्न, जहाँ तक कपट शब्द की परिभाषा का संबंध है, वो आपको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में दिखाई पड़ती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में हमको फ्रॉड शब्द का डेफिनेशन मिलेगा, और वहाँ जब आप देखोगे तो फ्रॉड शब्द कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, और आपको यही लिखना है अगर आपको लॉ ऑफ क्राइम्स में फ्रॉड पूछा जाए। क्या होता है? तो लेजिस्लेचर लिखता है कि द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स, कपट शब्द में शामिल है, नंबर 1, जानबूझकर किसी सच बात को गलत बताना, knowingly declare any true things to be false, number 2, knowingly declare any false thing to be true, जानबूझकर किसी गलत बात को सही बताना। पहले में क्या था? जानबूझकर सही बात को गलत बताना, दूसरे में जानबूझकर गलत बात को सही बताना। नंबर 3, जहां बोलना कर्तव्य हो वहां चुप रहना, वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड। नंबर 4, ना पूरा करने के इरादे से किया गया वायदा या दिया गया वचन, प्रॉमिस मेड विथ इंटेंट नॉट टू फुलफिल, वो भी कपट की श्रेणी में आएगा। और 5वें नंबर में लेजिस्लेचर ने लिखा कि ऐसा अन्य कोई कार्य जिसे विधि कपट घोषित करे, कपट कहा जाएगा। एनी अदर एक्ट विच इज डिक्लेयर्ड फ्रॉड बाय लॉ इज सेड टू बी फ्रॉड। तो कपट की परिभाषा में हमको ये समझाने, तो जैसे मैंने कहा कि जानबूझकर सच बात को गलत बताना, हमको पता है कि कोई बात सच है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सच नहीं है, सच तो कुछ और है, तो ये कपट हो गया। हमको पता है कि ये बात गलत है, फिर भी हम कह रहे हैं सच। हमको पता है कि ये जो प्लॉट है ये रामलाल का प्लॉट नहीं है, लेकिन चूंकि रामलाल हमारा दोस्त है, किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, बेचना चाहता है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो साहब रामलाल का ही प्लॉट है, कई वर्षों से रामलाल का ही कब्जा है। तो हमने क्या किया है? जानबूझ के गलत बात को सही बता दिया। लॉ की दृष्टि में से फ्रॉड कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति
किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है तो कहा जाता है कि वो कपट पूर्वक कार्य करता है। तो कपट पूर्वक शब्द की डेफिनेशन 25 इंडियन पीनल कोड रेड विथ सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे चलते हैं। तीसरी परिभाषा या शॉर्ट नोट्स के रूप में कभी कभी कूटकरण शब्द, काउंटरफीट शब्द को भी आपको पूछ लिया जाता है। काउंटरफीट सेक्शन 28 में डिफाइन किया है। ये क्या होता है काउंटरफीट? तो बहुत सरल शब्दों में अगर समझाने का प्रयास करूं तो इतना कहूंगा कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी चीज को दूसरी वस्तु के किसी दूसरी चीज के समान कर देता है, सादृश्य कर देता है, डुप्लीकेट बना देता है, रिजेंबल कर देता है, तो कहते हैं कि कूटकरण करता है। ऐसे मामलों में प्रवंचना का तत्व होता है, डिसेप्शन का एलिमेंट होता है, और जो नकल की जाती है वो किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए की जाती है। जैसे नकली नोट छाप देना, तो ये कूटकरण का अपराध है। नकली नोट क्यों छापा जाता है? ताकि बाजार में चलाया जा सके, असली के रूप में प्रयोग किया जा सके, लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। तो कूटकरण एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर देना है। When one resemble one thing to be another is said to be counterfeit. काउंटरफीट अगर कोई व्यक्ति करता है तो लॉ ये मानता है कि उसने ऐसा धोखा देने की नीयत से किया है। ये प्रिजम्पशन हो जाती है कि द थिंग इज रिजेंबल विथ डिफ्रॉड, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, कपट करने के नीयत से बनाई गई है, प्रवंचना करने के नीयत से किया गया है। तो ये प्रिजम्पशन अपने आप में हो जाती है। अगर मैं नकली नोट छापता हूं तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि ये नकली नोट मैंने बाजार में चलाने के लिए छापे, रिजेंबल कर दे। उसके लिए जरूरी भी नहीं कि नकल हूबहू वैसी हो, इतना पर्याप्त है कि सामने वाला व्यक्ति भुलावे में पड़ जाए, धोखे में आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे एक चीज को दूसरे के समकक्ष कर दिया है, जिससे कि धोखा हो जाए। बचपन में 2 25 पैसों को बीच में से फेविक्विक से चिपका कर उसे 5 रुपए के सिक्के के आकार का उसका ऐसा वजन लगे कि 5 रुपए है बना के कई बार पार्ले के बिस्किट दुकानदार को धोखा दे के ले आते थे। और जाते कब थे? जबकि दुकान पे ज़्यादा भीड़ पड़ती हो तो चिल्लर दुकानदार सिर्फ हाथ में लेता था, वजन से देख लेता था कि 25 पैसे की 5 रुपए, तो 2 चिपका दो तो वजन 5 रुपए के समकक्ष हो जाता था। हमने क्या किया है? हमने काउंटरफीट कर दिया है, हमने कूटकरण का अपराध कर दिया है। तो ये है काउंटरफीट, कूटकरण। अगला, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको अपराध शब्द को पूछ लिया जाता है। भारतीय दंड संहिता के धारा 40 में आपको अपराध शब्द मिलेगा। द टर्म ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 40। आप अगर रट सकते हैं, याद कर सकते हैं तो उसे लिखिए, और नहीं रटने का समय है, एग्जाम सर पर है, तो कॉन्सेप्ट लिखना है तो मैं बता दिए देता हूं, नंबर फिर भी पूरे ही मिलने हैं। क्या है अपराध? तो इतना ही कहूंगा कि ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा अपराध घोषित किया गया है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल under Indian Penal Code or which is made punishable under any other penal law, time being in force। और कोई ऐसी विधि, आपराधिक विधि जिसमें कि कोई बात अपराध घोषित की गई है, तो उसे भी क्या कहा गया? उसे भी अपराध ही कहा गया। देखिए आईपीसी में तो जैसे चोरी दी गई तो चोरी अपराध है, मर्डर दिया गया मर्डर अपराध है, रेप दिया गया रेप अपराध है। तो आईपीसी में जिनके लिए पनिशमेंट दिया गया वो सब तो अपराध है ही। लेकिन एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, और भी कई दांडिक कानून हमारे यहाँ आईपीसी के अलावा भी या भारतीय न्याय संहिता के अलावा भी चल रहे हैं। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, SC ST का एक्ट। तो SC ST के लोगों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो वो एक अलग दांडिक कानून है।
तो उसमें भी जो चीज़ दिए गए वो भी अपराध है। इसी तरह एनडीपीएस का एक्ट, तो जो नारकोटिक ड्रग्स का एक्ट है, अफीम, चरस, गांजा तस्करी करने वालों को भी अपराध की परिभाषा में लाया गया है, तो उसके लिए अलग एक्ट है। आर्म्स एक्ट, फर्जी हथियार रखना, बिना लाइसेंस के हथियार जो रखता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। तो ये सब भी दांडिक कानून है। इसके अतिरिक्त भी कई दांडिक कानून है, जैसे कि बच्चों के लिए 7 सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस फ्रॉम चिल्ड्रन का जो कानून है। तो ऐसे कई आपराधिक कानून हैं जिनमें बातों को अपराध घोषित किया गया है, तो वो भी अपराध की परिभाषा में आएंगे। अगर आपसे अपराध की डेफिनेशन पूछी जाती है, मेरा मानना है कि अगर आप मेरी ये बात भी लिख देते हैं रटने के बनिस्पत, तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा उस शॉर्ट नोट्स में। अगली बात करते हैं, अगला शॉर्ट नोट्स कई बार सेक्शन 43 से पूछा जाता है। अवैध या करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, दोनों ही चीजें हैं सेक्शन 43 में ही दी गई। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कई बार एक कोटेशन के रूप में बड़ा सवाल भी आता है और शॉर्ट नोट्स भी इसी में से पूछा जा सकता है। तो कई बार अगर एग्जामिनर आपको आपके पेपर में ये कोटेशन लिख के दे दे कि हर एक अपराध अवैध कार्य होता है, लेकिन प्रत्येक अवैध कार्य अपराध नहीं होता है। एवरी ऑफेंस इज इलीगल एक्ट, बट एवरी इलीगल एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। तो क्या करना है? देखिए, जो भी अपराध दिए गए भारतीय दंड संहिता में वो तो सब अवैध है ही है। अपराध तो अवैध कार्य है ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अवैध होती है लेकिन अपराध नहीं होती? मतलब कुछ न कुछ अंतर अवश्य है। तो जब आप अवैध शब्द की डेफिनेशन 43 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवैध वो कार्य है जो सिविल कार्रवाइयों के लिए भी आधार पैदा करता है। मतलब एनी एक्ट विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कि आप कोई सिविल एक्शन कर पाओ, सिविल एक्शन ले पाओ जिस एक्ट के अगेंस्ट में, तो वो अवैध है। मान लीजिए एक व्यक्ति का मेरे घर की जो दीवार है उसके जस्ट पास से उसकी दीवार बनी, उसका प्लॉट शुरू होता है। तो ये 2 दीवार है, ये मेरे घर की दीवार है, तो मैंने 2 फीट हवा पानी छोड़ के इधर मेरा मकान बना रखा है, 2 फीट की गैलरी। अब ये इसकी दीवार है। अब ये महाशय क्या करते हैं कि दीवार से सटा के ही दीवार बना देते हैं। तो मैं इनके खिलाफ सिविल दावा लाता हूं कि भैया 2 फीट मैंने हवा पानी का छोड़ा है, तो आप भी हवा पानी छोड़ो। हालांकि ये दीवार से सटा के मकान बना रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे, इन्हीं की जमीन है, इन्हीं का प्लॉट है, अपराध नहीं हो रहा। लेकिन ये इजमेंट्री राइट का वायलेशन हो रहा है, जिसके लिए मुझे इनके खिलाफ सिविल एक्शन लाने का अधिकार है। इनका काम अपराध नहीं है लेकिन अवैध कार्य है। तो अवैध कार्य वो होता है जो सिविल एक्शन लाने के लिए ग्राउंड फर्निश करता है, सिविल कार्रवाई करने के लिए आधार पैदा करता है। तो अपराध नहीं होता, अवैध हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अपराध अवैध कार्य होता है, इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं करनी। तो एक फेज तो ये हो गया 43 का। दूसरा 43 ने ये कहा कि साहब करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, लीगली बाउंड टू डू। तो कब कहेंगे हम कि कोई व्यक्ति करने के लिए आबद्ध है? तो आपको इतना सा मेंशन करना होगा या समझाना होगा कि अगर किसी कार्य को करने का कानून आप पर कर्तव्य अधिरोपित करता है, यदि विधि कोई कार्य करने का आप पर कर्तव्य अधिरोपित करती है, तो ये माना जाता है कि आप उस कार्य को करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो। इफ law imposes duty to do something, then it is said you are bound by law to do something. क्या लॉ ने हम पे ड्यूटियां इंपोज कर रखी है? कई ड्यूटी है। सीआरपीसी में बताया गया है कि अगर हमारे सामने, जनता के सामने कोई अपराध हो जाए तो कुछ अपराधों की इत्तला देने की, पुलिस को सूचना देने की जनता की कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो वो काम करने के लिए हम बाउंड बाय लॉ हैं,
हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक और शॉर्ट नोट्स में कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, क्षति शब्द को डिफाइन कीजिए, इंजरी शब्द को डिफाइन करना। तो सेक्शन 44 इंडियन पीनल कोड वो इंजरी शब्द के बारे में बताएगा आपको कि साहब इंजरी क्या होती है, क्षति क्या होती है। तो लिखता है कि द टर्म इंजरी इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स। क्षति शब्द में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? नंबर 1, इंजरी इंक्लूड्स इंजरी टू बॉडी, शारीरिक क्षति। नंबर 2, इंजरी टू प्रॉपर्टी, संपत्ति की क्षति। नंबर 3, इंजरी टू माइंड, मानसिक क्षति। और नंबर 4, ख्याति की क्षति, इंजरी टू रेपुटेशन। तो ये 4 प्रकार की क्षतियां दी गई है। इंजरी टू बॉडी को अगर समझाने का प्रयास करूं तो बहुत सिंपल है कि मैं यदि आपको थप्पड़ मारूं तो आपको बॉडीली इंजरी होगी, दर्द होगा। मैं चाकू मारूं तो बॉडीली इंजरी होगी, गोली मारूं तो भी शारीरिक क्षति होगी। तो चाकू, वाकू, थप्पड़, वप्पड़, खंजर, वंजर, गोली, पिस्टल सब आदमी को बॉडीली इंजरी क्रिएट करेगा, शारीरिक क्षति क्रिएट करेगा। संपत्ति की क्षति कैसे होगी? मैं आपकी संपत्ति चोरी कर लूं, लूट कर लूं, फॉर्जरी कर लूं, 420 कर लूं, ये सब संपत्ति की क्षति होगी। इंजरी टू माइंड कैसे होगा? मानसिक क्षति कैसी होगी? तो मान लीजिए आप अपने घर में ऊपर छत पे बैठे हैं, मैं आपके घर नीचे तलवार या लठ लेके बैठ जाऊं कि भैया आज नीचे उतरो, टांगे तोड़ दूंगा। अब आप डर के मारे नीचे ही नहीं उतर रहे। ये इंजरी टू माइंड हुआ कि नहीं हुआ है? ये मानसिक क्षति हुई कि नहीं? फोन करके किसी ने किसी को कह दिया कि आज घर से बाहर निकला तो भाई ध्यान से निकलना, गोली किसी भी दिशा से चल सकती है। इंजरी टू माइंड होगा। इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते कानून की भाषा में। मानसिक या आपराधिक अभित्रास कहा जाता है। ये एक तरीके की धमकी है क्षति कारित करने। फिर है इंजरी टू गुडविल। इसका अगर ख्याति को क्षति, इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको तो इंजरी टू गुडविल में होगा मानहानि। डिफेमेशन जो आप पढ़ते हो, जो आईपीसी के सेक्शन 500, 501 में आप पढ़ोगे, डिफेमेशन क्या है? कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या कथन का प्रकाशन जो समाज की दृष्टि में उसे घृणा का पात्र बना दे, जो समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे, उसको हम कहते हैं मानहानि। तो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हम झूठे प्रकाशन करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं जिससे कि समाज में उसकी थू थू हो जाए, तो ये डिफेमेशन का अपराध होता है, मानहानि का अपराध होता है। इसमें क्षति क्या होती है? इसमें ख्याति की क्षति होती है, इसमें इज्जत का नुकसान होता है, इसमें मान सम्मान में कमी आती है। तो ये इंजरी टू रेपुटेशन होता है, इंजरी टू गुडविल होता है। समझ गए हैं आप? तो इंजरी टू रेपुटेशन भी चौथे प्रकार की इंजरी होती है। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में इंजरी शब्द पूछा जाए तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एग्जामिनर हाथ बंद नहीं कर पाएगा नंबर देने से। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस पे और डिस्कस करते हैं। एक सद्भाव पूर्वक शब्द को डिफाइन किया गया है कि कब कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक कार्य करते हुए कहा जाता है। When a person is said to be acted in good faith. गुड फेथ में कब कार्य करते हुए कहा जाएगा? तो साहब गुड फेथ में कोई व्यक्ति कार्य करते हुए तभी कहा जाएगा जबकि वो कोई कार्य सम्यक सतर्कता से और सावधानी से करता है। तो when a person does something with due care and cautious, then it is said to be that he is doing such an act in good faith. तो वो गुड फेथ में काम कर रहा है, सावधानी से कर रहा है, सतर्कता से काम कर रहा है, दूसरों का भी ध्यान रख रहा है। हम अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हमें अपना वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, दूसरों के
जान माल को भी देख के चलाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम हवाई जहाज की तरह बाइक उड़ाए हैं, ऐसे मन चले की तरह। कई बार हम फत सागर पर बैठे होते हैं तो कई बार नहीं आती, कुछ लड़के ऐसे बाइक चलाते हैं, ऐसे आवाज आती है। तो ये लापरवाही है बेटा, ये गुड फेथ नहीं है, हैं? आप लापरवाही से बाइक चला रहे हो, तूफान की तरह आप चला रहे हो, किसी को इंजरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ये गुड फेथ नहीं है, ये नेग्लिजेंस का तत्व होगा। तो कोई व्यक्ति गुड फेथ में कार्य करते हुए तब कहा जाता है जब वो सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य करता है। एक और कई बार पूछा जाता है, ज्यादातर पूछने की संभावना है, जो 52A IPC में दिया गया है, हार्बर, संशय। तो क्या होता है भैया संशय? तो संशय के लिए मैं कहूं, उर्दू में एक शब्द है पनाह। तो कोई व्यक्ति यदि अपराध करके आया है और आपको पता है कि कोई अपराधी है, आप उसे अपने घर में पनाह देते हैं। पनाह देने में क्या क्या शामिल है? संशय शब्द में क्या क्या शामिल है? हर्बर शब्द का प्रयोग किया गया है, बट टू मेक यू पीपल बेटर अंडरस्टैंड मैं पनाह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हर्बर है कानून में, संशय है। संशय में क्या है? पनाह में क्या क्या है कि साहब किसी व्यक्ति को रहने के लिए जगह देना, खाने पीने के साधन देना, पहनने के लिए कपड़े देना, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स देना, आवागमन के साधन देना, अपराध करने के लिए गोला बारूद हथियार मुहैया कराना, सब संशय की कैटेगरी में आएगा। तो इसको कहते हैं हर्बर। तो आपको अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो इस प्रकार हर्बर को भी डिफाइन कर देना है। अब 2-3 बातें और जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती रही हैं। तैयारी, प्रिपरेशन, स्टेजेस ऑफ क्राइम भी कह दें तो सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, फिर अटेम्प्ट होता है और फिर ऑफेंस हो जाता है। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम भी होता है। हम एक एक करके बात करते हैं, तैयारी की और उसके बाद प्रयत्न की। तैयारी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है कि साहब किसी अपराध को सरल बनाने के लिए, किसी अपराध को सुलभ बनाने के लिए साधनों का एकत्रीकरण तैयारी कही जाती है। कलेक्शन ऑफ मीन्स टू फैसिलिटेट एनी ऑफेंस इज सेड टू बी प्रिपरेशन। अपराध को सरल करने के लिए, अपराध को सुलभ बनाने के लिए, ताकि अपराध आसानी से हो जाए, हम जिन साधनों को इकट्ठा करते हैं वो तैयारी। किसी को मारना है तो चाकू लाना पड़ेगा, चाकू से नहीं मारना है तो जहर खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें क्या है? तैयारी है। फिर मारेंगे, लाश छुपाएंगे तो बहुत बड़ा संदूक लाना पड़ेगा, बक्सा लाना पड़ेगा, ये भी तैयारी है। तो अपराध करने की तैयारी है, ठीक है। तैयारी में साधन एकत्र करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि आप उस अपराध को सुगमता से कर पाओ, कन्वीनियंटली अपराध कर पाओ। तो अपराध करने के लिए जो जो भी साधन हम जुटाएंगे वो जुटाना तैयारी कही जाएगी। कलेक्शन ऑफ मीन्स टू फैसिलिटेट एन ऑफेंस इज प्रिपरेशन। एक शब्द और कानून में मिलता, प्रयत्न, अटेम्प्ट। मैंने आप पे गोली चलाई, गोली आपके कान को हवा लगाती हुई निकल गई। आपने सोचा अरे यार अभी मर जाते, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैंने क्या किया? गोली चलाई, आपको जान से मारने का प्रयत्न किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध मैंने कर दिया है। यह प्रयत्न है, लेकिन कानूनी शब्दों में लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हो, लेकिन कानून में परिभाषा में भी लिखना पड़े। तो परिभाषा कहीं दी नहीं है प्रयत्न शब्द की IPC में, लेकिन मैं आपको फिर भी कहता हूं कि आपको ये परिभाषा कोट करनी चाहिए अगर शॉर्ट नोट्स में प्रयत्न पूछा जाए। तो प्रयत्न क्या है? तो इतना कहूंगा कि ऐसा आपराधिक कार्य जो असफल हो गया हो, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त ना हो पाए हो, प्रयत्न कहा जाता है। एंड क्रिमिनल एक्ट विच फेल्स, desirable result were not achieved is said to be attempt। ऐसा आपराधिक कार्य जो असफल हो गया है, जिससे
हम जो चाहते थे वो परिणाम नहीं प्राप्त हुए, प्रयत्न कहा जाता। हमने किसी पे तलवार से 3 बारी हम, लेकिन फिर भी वो आदमी मरा ही नहीं। हम चाहते तो जान से मार देना थे, लेकिन नहीं मरा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, नहीं मरा। हमने क्या किया? हत्या का प्रयत्न कर दिया। हमने किसी की जेब में पैसे चोरी करने के इंटेंशन से हाथ डाला, जेब ही खाली है। हमने क्या अपराध किया? चोरी के प्रयत्न का अपराध कर दिया है। ध्यान रखना है, कई जगह पर इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में प्रयत्न को सेपरेटली पनिशेबल बनाया गया है। तो जहां प्रयत्न का दंड अलग से दिया गया है तो आपको उसी दंड से दंडित करना है, और जिन मामलों में प्रयत्न को अलग से दंडित नहीं किया गया है तो सेक्शन 511 के साथ पढ़ते हुए 1/2 भाग तक की सजा दे देनी है। मान लीजिए मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि किसी की जेब में हमने हाथ डाला, कुछ नहीं है उसकी जेब में, हमने चोरी का प्रयत्न का अपराध किया, तो चोरी भारतीय दंड संहिता में पनिशेबल है, लेकिन चोरी के प्रयत्न को अलग से पनिशेबल नहीं बनाया गया है। तो उसके लिए जिन जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड अलग से नहीं है तो 511 के अनुसार 1/2 भाग के लिए दंड दे दिया जाए। तो चोरी की मैक्सिमम सजा यदि 3 साल है तो प्रयत्न करने वाले को 1/2 भाग यानी कि 1.5 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट नोट्स और तैयार। लेकिन कई बार आपको तैयारी और प्रयत्न के बीच में डिफरेंस भी अगर एग्जामिनर पूछ ले, देखिए वैसे तो मैं 1 घंटे तक इस पर डिस्कस करूं तब भी कम पड़ेगा इस डिफरेंस पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 मिनट में इस डिफरेंस को आपको समझा दूं। कंपटीशन की क्लास नहीं है, एलएलबी के बच्चों को एलएलबी पास करवाने के लिए ये मैंने अनूठी पहल चालू की है। सोचा कि कई बच्चे फ़ोन करते हैं कि एलएलबी की कोचिंग होती है क्या, मना करना पड़ता है, नहीं होती है। लंबे समय से राजस्थान जुडिशियल सर्विस की क्लासें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चूँकि कॉलेजेस में भी मैं पढ़ाता हूँ एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो उन बच्चों से भी मेरा कहीं न कहीं इंटीमेसी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी आराम से कॉन्सेप्ट को समझे, एलएलबी के पेपर को पास करें। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ कि क्या डिफरेंस हो सकता है 2 मिनट में तैयारी और प्रयत्न के बीच में। तो आप अगर पूछा जाए और इतना लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तैयारी के मामलों में हम क्या, जब प्रिपरेशन करते हैं, मैं किसी को मारने के लिए जहर खरीद के लाया, चाकू खरीद के लाया, पिस्टल खरीद के लाया, मेरा मूड बदल गया, अब नहीं मारना यार, है जेल जाना पड़ेगा, अपनी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्यों हम ऐसा काम करें। तो मैंने वो जहर भी फेंक दिया, वो पिस्टल भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये तैयारी है। तैयारी में क्या कर सकते हैं, हम अपने अपराध करने के निर्णय से पीछे हट सकते हैं, उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अटेम्प्ट में तो मैंने गोली चला दी, अब ट्रिगर दबा दिया, गोली वापस थोड़ी आ सकती। तो यही फर्क है कि अटेम्प्ट में आप अपने कार्य को वापस लेने की पोजीशन में नहीं रहते, स्थिति में नहीं रहते हो, जबकि प्रयत्न में आप स्थिति में नहीं हो, कार्य वापस नहीं लिया जा सकता। जबकि तैयारी में आप अपने कार्य को सोच विचार करके वापस भी ले सकते हो, अपराध के निर्णय को वापस लिया जा सकता है। ये एक बड़ा महीन सा डिफरेंस तैयारी और प्रयत्न में हमको दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी इस पर भी आए शॉर्ट नोट्स तो हमको बात करनी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो बड़े सवाल के रूप में भी आपको पूछी जाएगी और जिन पर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करे। हम पे डिपेंड करता है कि अगर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो हमें 2 ही पेज में उसे समझाना है, और अगर वो बड़ा सवाल पूछे तो 6-7 पेज हमें उस पर लिख डालना है। तो मैं अभी जो डिस्कस करूँगा वो दोनों ही रूप में करूँगा। उस पर अगर छोटा पूछा जाए तो आप छोटा लिखना है, और अगर बड़ा सवाल पूछा जाए तो आपको उसको डिटेल में समझाना है। तो कुछ बर्निंग एस्पेक्ट हैं जिन पर सवाल पूछा जाता ही जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ।
हत्या और आपराधिक मानववध पर अनुभव रहा है मेरा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पर एलएलबी के इम्तिहान में एक बड़ा सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है। एक साल छोड़ के एक साल ऐसे कभी पूछते ही हैं। कभी बड़ा पूछेंगे, कभी शॉर्ट पूछेंगे, लेकिन विषय गंभीर है इसलिए सवाल बनता है। सवाल चाहे वो आपसे ये पूछे कि हत्या और आपराधिक मानववध को परिभाषित कीजिए, समझाइए, हत्या के अपवाद बताइए, एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर बताइए, या फिर सवाल वो आपसे ये पूछे कि प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होता है, परंतु प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता है। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड और एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट एन मर्डर। अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछता है तो आप मान कर चलिए कि वो आपसे एलएलबी के पेपर में उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। अगर कोटेशन के रूप में पूछा है कि एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट एन मर्डर, प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे हत्या और मानववध में डिफरेंस पूछ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरा अनुभव रहा है कि बच्चे सवाल ही सही समझ नहीं पाते और बार बार यही लाइन पेपर में लिखते लिखते ये इसलिए यूं है, इसलिए नहीं है, इसलिए है नहीं है, पहले हत्या। हाँ, बड़ा सवाल है तो निश्चित रूप से आपको पहले कल्पेबल होमिसाइड 299 को डिफाइन करना है, फिर आपको 300 को मर्डर को भी डिफाइन करना है और उसके बाद आपको दोनों के बीच डिफरेंस लिख के अपने सवाल को खत्म कर। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे एक बड़ा सवाल बनता ही है। मैं शॉर्ट पीरियड में और सरल भाषा में आपको समझाऊं ताकि आप उसमें 5-7 पेजेस लिख पाए। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखोगे आप तो वो भी लिखता है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है, ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित करता है और उससे मृत्यु कारित कर देता है, तो कहा जाता है कि वो आपराधिक मानववध करता है। Whosoever with intent to causing death does any act or any bodily injury which is likely to cause death is said to be and cause death by such act or injury is said to be culpable homicide। तो ऐसा कोई कार्य करना है, ऐसी कोई क्षति कारित करना है जिससे कि मृत्यु कारित होने की संभावना हो। आप अगर कल्पेबल होमिसाइड के नीचे लगे हुए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो एक इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति ने एक खड्डा खोदा और उस खड्डे को खोद के उसके ऊपर जाड़ियाँ, छोटी मोटी लकड़ियाँ बिछा दी, घास फूस डाल दी ताकि ये छुपाया जा सके कि वहाँ खड्डा है। और ये खड्डा उसने इस नीयत से खोदा है कि एक्स पर्सन उस रास्ते से गुजरेगा और वो उस खड्डे में गिर जाए। अब एक्स पर्सन वास्तव में वहाँ से गुजरता है, उस खड्डे में गिर जाता है, तो खड्डे में गिरने से उसकी मृत्यु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ है। और अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे खड्डे खोदने वाले ने आपराधिक मानववध का अपराध किया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे मर्डर को एक्सप्लेन करूं कि खड्डा खोद दिया, उस खड्डे में 3-4 जहरीले सांप, 2-3 अजगर और 5-1 मगरमच्छ छोड़ दिए। उसके बाद उस पे झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, घास फूस ढक दी। अब एक्स पर्सन उधर से गुजरेगा, खड्डे में गिरेगा, तो बताओ बच्चों, मरेगा या बचेगा? खड्डे में गिरने से शायद बच भी जाए, लेकिन ये 5 मगरमच्छ, नाग, नागिन, जहरीले सांप, अजगर उसे जरूर मार डालेंगे। ये अपराध हुआ मर्डर का। और बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल बात नहीं करते हुए यहीं से पकड़ लूंगा कि क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा चर्चा किताबों में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप किताबें पढ़ने से सीख जाते तो मेरा वीडियो नहीं देखना पड़ता।
किताबों से हम चीजें नहीं सीख पाते हैं, वहां पे कलिष्ठ चीजें लिखी होती। अब क्या डिफरेंस हुआ, तो आप जब मर्डर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो 4 भागों में बांटी हुई है। उसमें क्या लिखा है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, इस ज्ञान से ऐसा कोई कार्य करेगा, तो कार्य को आपके चौथे क्लोज के साथ जोड़ना है। कार्य कौन सा है? ऐसा कोई कार्य करेगा, आसन्न संकट कार्य करेगा। एक्ट कौन सा है? इम्यूनियन डेंजर है, या फिर बॉडीली इंजरी कारित करेगा, शारीरिक क्षति कारित करेगा। शारीरिक क्षति कौन सी है? जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। तो अब आप देखो, ये जो कार्य किया है ये आसन्न संकट है कि नहीं? खड्डा खोद के उसमें 5 मगरमच्छ, 4-5 सांप, 2-3 अजगर छोड़ दिए। क्या है? इम्यूनियन डेंजर है कि नहीं है? आसन्न संकट है। कार्य इतना आसन्न संकट है कि जो मृत्यु कारित कर ही देगा, तो ये मर्डर का अपराध बनेगा। अंतर भी यहीं से निकल के आ रहा है। बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, हम किसी के शरीर के तलवार से 3 पीस कर दे, 4 पीस कर दे, तो ये बॉडीली इंजरी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो मर्डर है। वरना किसी के सर पे 3 लठ मारे जाए, वो मर जाए, लाइकली टू कॉज डेथ है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध बनेगा, आपराधिक मानववध बनेगा। क्यों? कि मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता। यही डिफरेंस। अब डिफरेंस तो ये कह दिया, लेकिन जब लिखना पड़े तो क्या लिखना है? एक लाइन में डिफरेंस कर रहा हूं, कई किताबें पढ़ना, लंबी लंबी कमेंट्रीज पढ़ना, लेकिन एक डिफरेंस बहुत है, सबका सार वही है। क्या है? कि आपराधिक मानववध के अपराध में मृत्यु की संभावना है, जबकि हत्या के अपराध में मृत्यु की निश्चितता है। प्रोबेबिलिटी एक तरफ है 299 में कल्पेबल होमिसाइड, और सर्टेनिटी एक तरफ है 300 मर्डर में। तो प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी को लेकर बात है। ठीक है, समझ गए हैं बात को, क्या डिफरेंसेस है। उसके अलावा तो आपको सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शन मिलते हैं कि निम्नलिखित दशाओं में हत्या का अपराध हत्या नहीं होकर के आपराधिक मानववध होगा। तो हत्या नहीं होकर मानववध होगी। कब होगी? तो आपको लिखना है वहां सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब हत्या नहीं होकर मानववध होगी। क्या मतलब हुआ? कि आवश्यक तत्व तो सारे हत्या के होंगे, सर्टिनिटी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अपराध मानववध का होगा। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन पहला उदाहरण है। अचानक और गंभीर प्रकोपन, तो के साथ कोई किसी व्यक्ति को प्रकोपित करे, अचानक करे, गंभीर रूप से प्रोवोक करे, तो अगर कोई हमें गंभीर रूप से प्रोवोक करेगा तो कई स्थितियां ऐसी होती है कि हम उसे गोली भी मार सकते हैं। तो जब हम उसे गोली मार देते हैं, तो चाहे गोली मारना इम्यूनियन डेंजर एक्ट है, मर्डर की डेफिनेशन में आता है, लेकिन चूंकि उसने हमें उकसाया है, प्रोवोक किया है, हमने गोली मार दी उसको, चाहे उसको 4 टुकड़ों में काट दिया, तो भी अपराध मर्डर का नहीं होकर के कल्पेबल होमिसाइड का होगा। अब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या है? भाई, आप अगर किसी की माँ के बारे में कुछ अपशब्द कह दो, किसी की माँ पे आप लांछन लगा दो, आप किसी व्यक्ति कह दो तेरी पत्नी तो वहां घूमती फिर रही, कल रात को उसके साथ सो रही थी, तो सामने वाला व्यक्ति गोली चला देगा। माँ के लिए कह दो, बहन के लिए कह दो, शूट कर देगा। तो अब यहाँ भले ही उसने गोली चला दी है, 3 बार तलवार से वार कर दिया है, काट डाला है, सारे ही आवश्यक तत्व चाहे मर्डर के क्यों नहीं हो, लेकिन वो हत्या के एक्सेप्शन में आ रहा है और वो मर्डर नहीं होकर के कल्पेबल होमिसाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक्सेप्शन में आएगा। ठीक, इसी तरह वहाँ पे 4 एक्सेप्शन और हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है, तो प्राइवेट डिफेंस को अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर अगर प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते समय वो गोली भी चला दे, तलवार से वार भी कर दे, तब भी अपराध आपराधिक मानववध का बनेगा।
क्योंकि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति जबरदस्ती हमारे ऊपर वार कर रहा है, हमें मार रहा है, और हमने फिर गुस्सा आया और अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया, और उसके ऊपर अगर हमने ऐसा कोई गोली चला दी या उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, तब भी अपराध हत्या का नहीं होकर के मानव वध का बनेगा। तीसरा, पब्लिक सर्वेंट को लेकर एक्सेप्शन मिलेगा आपको वहाँ पे, कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और फिर भी पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो ऐसा कोई कार्य कर देता है ड्यूटी परफॉर्म करते समय, तो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा, मर्डर नहीं होगा। पब्लिक सर्वेंट किसी चोर को पकड़ रहा है और चोर भाग रहा है, तो उसने गोलियां चला दी उसके ऊपर, है, पुलिस ने चोर पे गोली मार दी, तो गोली मारना अपराध तो ही है, लेकिन मर्डर नहीं होकर कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि अपराधी को पकड़ने के लिए गोली चलाई गई है। और अगर अपराधी इस प्रकृति का है कि जिस पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोप है, तो पुलिस गोली भी चला दे तो कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर डेथ पेनल्टी से पनिशेबल नहीं है, अपराध LI से पनिशेबल नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, छोटा मोटा चोरी का अपराध है और कोई अपराध है और कोई चोर भाग रहा है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए गोली चला दे बच्चों, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। भले पुलिस ने 4 गोली चलाई है, एक्ट इतना इमिनेंट डेंजर है कि 4 गोली चलाने में तो मर ही जाएगा, फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं। तो ये तीसरा एक्सेप्शन हो गया। चौथे, कई बारी जानबूझकर हम खतरा मोल लेते हैं, मतलब कोई 18 साल से अधिक का व्यक्ति है और वो जानबूझकर ही अपनी मृत्यु के प्रति सहमति देता है। मान लीजिए एक मालिक है और एक नौकर है, मालिक को शूटिंग का शौक है, निशानेबाजी का, अपने नौकर को कहता है ये लो इस थाली में एक सेव पड़ा है, एप्पल, वहां जाके अपने सर पे रख के खड़े हो जाओ। अब वो एप्पल सर पे रख के खड़ा हो गया, दूर यहाँ से मालिक निशाना लगा, अब निशाना लगाया, एप्पल तो नहीं उड़ी बच्चों, सर उड़ गया, भेजा खुल गया। अब क्या होगा? अपराध हुआ, लेकिन ये मर्डर नहीं होकर कल्पेबल होमिसाइड का अपराध होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है कि उसने अपनी सहमति कहीं न कहीं दी है इस काम के लिए। हालांकि मृत्यु कारित होने की संभावना है इसमें, बिल्कुल है, क्योंकि गोली ऊंची नीचे लग जाए तो मर सकता है। और आखिरी एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अचानक झगड़ा, सडन फाइट। सडन फाइट के मामलों में भी अगर मान लीजिए हम घर से निकले, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, मैं बहुत पहले का एग्जांपल दूं, 1 रुपये में उदयपुर में मर्डर हो गया, 1 रुपये के लिए, यही BN कॉलेज के लिए। कोई पहले ऑटो वाले को पैसे नहीं दिया करते थे, जो बना लोग थे, BN कॉलेज में पढ़ते थे, तो BN कॉलेज में जो ऑटो चला करते थे, वहाँ पे एक कोई पढ़े लिखे आदमी ने ऑटो चला रहा होगा, तो बन्ना उसकी गाड़ी में बैठे, कॉलेज के बाहर उतरे, तो उसने कहा साहब 1 रुपया दे दो। उस समय 1 रुपया लगता था वहाँ से स्कूल से कॉलेज तक आने का। उन्होंने कहा हमसे पैसे मांगता है। इस बात पे अचानक झगड़ा हो गया, सडन फाइट हो गया। ऑटो वालों ने ऑटो में से निकाल के जो भी उसका औजार था उससे मार दिया, डेथ हो गई। अब उसने भले ही, उसे गुस्सा आ गया कि यह मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी, ऑटो चला रहा हूँ, दादागिरी थोड़ी चलेगी। फिर बना ने उसे पीटा तो उसने बहुत बुरी तरीके से उस औजार से या जो भी पेचकस वगैरह था उससे मार डाला। चाहे अपराध में मर्डर की कैटेगरी के सारे कंटेंट हो, लेकिन ये सडन फाइट है, घर से सोचकर नहीं आए थे कि साहब कि ऐसी भी कोई घटना होगी या किसी का मर्डर हो जाएगा, इसलिए ये भी 5वें एक्सेप्शन में रखा गया है, व्हेन, जब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट एन मर्डर। तो इस प्रकार से आप ये हत्या और आपराधिक मानववध के अपराध को लिखोगे। हाँ, 1-2 बातें और जो एक्सप्लेनेशन है उन पे भी बात करता हूँ कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा मर्डर करता है या कल्पेबल होमिसाइड करता है, मान लीजिए हमने तलवार से किसी पे वार कर दिया, अब वो व्यक्ति सड़क पे पड़ा, सड़क पे आजकल लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, ध्यान नहीं देते, लोग जा रहे हैं, सोचे कौन पुलिस के पचड़े में पड़े। एक व्यक्ति आधे घंटे बाद रुका और देखा तड़पते हुए, अस्पताल ले गया उसे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे अगर 20 मिनट पहले ले आते या 15 मिनट पहले ले आते तो हम इसकी जान बचा सकते। तो ये डिफेंस नहीं चलेगा। जो मर्डर करने वाला है, जो तलवार चलाने वाला है, वो इस बात पे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा
कि अगर इंजर्ड को टाइमली हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता, उसे वक्त पर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता, तो वो मरता नहीं। तो अगर उसे तुरंत चिकित्सा दे दी जाती तो ही वुड हैव नॉट बीन डाई, ये डिफेंस नहीं चले, आपकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, एक और मिलेगा कि अगर आप किसी के लिए जानते हो कि कोई व्यक्ति इंजर्ड है, पहले से ही उसके छाती में मशीनें लगी हुई, आपको पता है कि इसकी छाती में अगर मैं एक ब्लो करूंगा, एक घूंसा मारूंगा, ये मौके पे मर जाएगा, आपने जानते हुए उसकी छाती पे प्रहार कर दिया, वो मर गया, यू हैव एक्सेलरेट हिज डेथ, आपने उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर दिया है। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो साहब वैसे ही 6 महीने में मर जाता, उसके तो वैसे ही सारे अस्थि पंजर ढीले हो रखे थे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक बात और कह देता हूं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के अपराध तभी स्टार्ट होंगे, तभी लागू होंगे जब जीवन की संकल्पना शुरू हो जाए। अब जीवन की संकल्पना कब शुरू होगी, तो इनमें लिखा है इन सेक्शनों में, एक एक्सप्लेनेशन में, कि जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल आता, उसका कोई भी अंग भी बाहर निकल आए, तो लाइफ का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चा गर्भ के अंदर ही है और फिर आप उस बच्चे को मारने का प्रयास करो, उसके लिए अलग से चैप्टर है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का अपराध नहीं लगेगा। 312 से 318 तक के जो चैप्टर हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन अगर उस बच्चे के शरीर का कोई भी भाग माँ के गर्भ से, वुम्ब से बाहर आ गया है, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर होगा। अगर अब उसके बाद आप उसे मारते हो, करते हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जाएगा। तो ये कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लेकर एक सवाल पूछा जाता है, उस पर मैंने आपके सामने डिस्कस किया। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे और अच्छे से आंसर कर पाओगे। देखिए, मैंने जैसे दावा कर रहा हूँ कि 90 मिनट में आपको पास होने के टिप्स बताऊंगा। चूँकि लॉ ऑफ क्राइम्स का पेपर बड़ा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 90 मिनट के 2 वीडियो आप मेरे ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियो अगर 90 मिनट के देखें, मतलब 3 घंटे के वीडियो होंगे, लेकिन एग्ज़ाम भी आपको 3 ही घंटे में देना है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको 3 घंटे तक कलम चलाने का सारा मटेरियल मिल जाएगा। और एक वीडियो जो मैंने अभी ये किया है, इसमें 90 मिनटों में आपको पास होने का तो सूत्र मिल ही जाएगा। और अगला जो 90 मिनट का आईपीसी का जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा, उसमें आप अच्छे अंकों से पास होंगे। प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो कि हमारे 90 और 90 मिनटों के लेक्चर से बाहर होगा। चलिए, तो एक सवाल कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का हो गया। दूसरा जो आस्पेक्ट सवाल कभी कभी आपको पूछा जाता है, चोरी, उद्यापन, लूट, डकैती का अपराध। ठीक, तो चोरी, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, उद्यापन, रॉबरी, लूट, डकैती। कई बार पूछता है कि कब चोरी लूट बन जाती है, when theft becomes robbery, when extortion becomes robbery, या व्हाट इज रॉबरी। तो इन सब बातों पे चर्चा, एक बड़ा सवाल आता है इस पे। तो चोरी क्या है? देखिए, चोरी की डेफिनेशन 378 में आपको दिखाई पड़ती है कि डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से चल संपत्ति का बेईमानी से हटाना, कारित करना चोरी है। ये चोरी के 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं। क्या क्या है? कि डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। तो डिसऑनेस्टी का पहला एलिमेंट है कि चोरी के लिए बेईमानी के आशय की आवश्यकता पड़ती है। तो बेईमानी मैंने शॉर्ट नोट्स में समझाया आपको, सदोष लाभ, सदोष हानि, तो वो पूरा एक्सप्लेन कर देना है बेईमानी क्या होता है। फिर आया शब्द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिए, चोरी की विषय वस्तु मूवेबल प्रॉपर्टी है।
चल संपत्ति की चोरी हो सकती है, बिल्डिंग मकान अचल संपत्तियां हैं, इनको कोई सर पे उठा के चोरी करके नहीं ले जा सकता। तीसरी बात, किसी के कब्जे से होना चाहिए, पोजेशन का कंसेप्ट है। आप किसी के पोजेशन से चीजें चोरी करो, किसी के पोजेशन में होनी चाहिए। मरे हुए व्यक्ति, अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसने कोई अंगूठी वंगूठी पहनी हुई है, चेन पहनी हुई है, और आप उसकी डेड बॉडी से अंगूठी और चेन हटा लेते हो, तो अपराध चोरी का नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना है। स्पेशल अपराध है, 404 आईपीसी में डिफाइन है। चोरी के लिए कब्जा होना चाहिए, और मरे हुए व्यक्ति का कब्जा नहीं होता, मृत व्यक्ति कब्जे में नहीं रखता, तो कब्जा होना चाहिए। सेक्शन 27 भी आप इसके साथ समझा सकते हैं। सेक्शन 27 में लिखा है कि पत्नी, लिपिक और सेवक के कब्जे की संपत्ति स्वामी की संपत्ति मानी जाती है, स्वामी के कब्जे की संपत्ति मानी जाती है। तो अगर किसी मास्टर के बिहाफ पे उसकी पत्नी के पास पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, उसके नौकर के पास, सर्वेंट के पास कोई प्रॉपर्टी, क्लर्क के पास प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरी दुकान है, मैं थोड़ी देर के लंच के लिए जाता हूँ और अपनी दुकान का सामान या अपनी दुकान का कब्जा जो है वो नौकर के भरोसे छोड़ के चला जाता हूँ। अब नौकर उस दुकान में से रोज थोड़े थोड़े सामान लेके जाता है। नौकर ने चोरी का अपराध किया है, क्योंकि कब्जा मेरा ही माना जाएगा। तो ये कब्जे के बारे में आप लिख सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है क्या? कि साहब बिल्कुल कर सकता है, अगर वो किसी और के कब्जे में हो। मान लीजिए मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं निकलते वक्त अपनी गाड़ी की दुकान पे गाड़ी ठीक करने दिया है कि साहब ये मेरी गाड़ी ठीक कर देना। उसने कहा 200 रुपये लगेंगे, शाम को आते वक्त ले जाना कोर्ट से, जब आप निकलते हो तब ये गाड़ी लेके जाना। मैं शाम को उस तरफ से निकला तो मैंने देखा कि गाड़ी की दुकान वाला दुकान पर है ही नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी उसने ऊपर ही ऊपर रखी हुई है, जो सही समय बता रही है, गाड़ी चालू हो गई, ठीक हो गई, रिपेयर हो गई। मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं है, मैं अपनी ही गाड़ी वहां से उठा के ले आया। और अगले दिन सुबह गया, उस दुकानदार से कहा भैया मेरी गाड़ी कहाँ है, गाड़ी दो। अब वो क्या ढूंढता, इधर उधर गाड़ी है ही नहीं, जबकि मेरी गाड़ी मैं ही ले आया। यहाँ मैंने अपनी ही संपत्ति की चोरी कर ली है, क्योंकि उस दूसरे व्यक्ति के कब्जे से, दुकानदार के कब्जे में गाड़ी थी, वहां से उठा लिया, तो अपने ही व्यक्ति संपत्ति की चोरी कर ली है। तो ये कब्जे का कॉन्सेप्ट है। तो डिसऑनेस्टी हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, पोजेशन से हो गया, विदाउट कंसेंट भी एक एलिमेंट है। तो विदाउट कंसेंट से ले जाते हैं, सहमति के बिना ले जाते हैं, तो भी चोरी का अपराध बनेगा। और आखिरी जो एलिमेंट है, पांचवा, वो रिमूवल है, हटाना, कारित करना। इसको भी समझिए कि जो व्यक्ति चोरी करता है उसके लिए जरूरी नहीं कि वो चोरी किया हुआ माल अपने साथ ही ले जाए। वो अगर रिमूवल भी कर देता है, हटा भी देता है, तब भी चोरी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, बात समझ आएगी। मान लीजिए हमारे घर में कोई सर्वेंट है, नौकरानी है, काम करने आई, वो सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर रही है, तो उसने देखा कि मैंने काम करता हूँ, कई बार लिखता हूँ तो अंगूठी खोल के टेबल पर रख देता हूँ, ठीक। तो मैंने देर रात तक आपके लिए काम किया, कुछ लिखा, वीडियो बनाया, और मैंने अपनी अंगूठी टेबल पर रख दी, और रात को मैं ऐसे ही ऑफिस ऑफ करके सो गया। सुबह वो ऑफिस साफ करने आई तो उसने मेरी अंगूठी टेबल पे देखी। उसने अंगूठी टेबल से तो उठा ली, लेकिन उसने जो पानी की मटकी या पानी का कैंपर मेरे ऑफिस में पड़ा है, उसने देखा अभी तो मान लो चेक हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, मान लो पूछेंगे साहब कहाँ गई अंगूठी, चेकिंग करेंगे। तो उसने जो पानी का कैंपर था, उस अंगूठी टेबल से उठा के पानी के कैंपर में डाल दी कि मैं कल जब कैंपर साफ करूंगी तब अंगूठी ले जाऊंगी। तो भी चोरी हो गई है। रिमूवल कहते हैं इसको। यह है हटाना, कारित करना। तो चोरी के अपराध के ये 5 आवश्यक तत्व। चोरी के लिए सजा कितनी, कि 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। तो आपको ये चोरी का कंसेप्ट मैंने समझाया। फिर एक अपराध और है, एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन क्या है? उद्यापन, क्षति कारित करने का भय दिखाकर किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदान करने के लिए उत्प्रेरित करना, बेईमानी से उत्प्रेरित करना।
डिसऑनेस्ट डिसेप्शन या इंड्यूसमेंट टू डिलीवर अ प्रॉपर्टी बाय थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी। हम किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देकर उससे कहें कि तू तेरी संपत्ति हमको लाके दे दे, तो ये अपराध, उद्यापन। क्या कहते हैं कि भैया तेरे बच्चे स्कूल गए हैं लेकिन वापस नहीं लौटेंगे, ध्यान रख, शाम तक 2 लाख रुपए पहुंचा दे, या 2 बजे तक 2 लाख रुपए पहुंचा दे, वरना 2 बजे बाद स्कूल से घर नहीं आएंगे बच्चे। ये क्या है? ये क्षति कारित करने की धमकी है। क्षति कारित करने की धमकी सीधा मुझे भी दी जा सकती है कि 2 लाख दे दे वरना गोली मार देंगे, तो ये भी एक्सटॉर्शन का अपराध है, ठीक है। या फिर मेरे से इंटरेस्टेड पर्सन को भी क्षति कारित करने, मेरे बच्चों को भी क्षति कारित करने की धमकी दी जा सकती है और पैसों की मांग की जा सकती है, प्रॉपर्टी डिलीवरी करने के लिए कहा जा सकता है, ये एक्सटॉर्शन है। प्रॉपर्टी में यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी और कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी आएगी, या कोई डॉक्यूमेंट भी आएगा विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे भी आपको एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। क्या है वैल्यूएबल सिक्योरिटी? तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करता है, किसी को कोई राइट देता है, या किसी को ऑब्लिगेशन में डाल देता है। जैसे चेक इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई आपको धमकी देके चाकू रख के चेक साइन कराए कि 10 लाख का चेक साइन कर, एक्सटॉर्शन का अपराध है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है चेक। विच या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पे आपके साइन करवाए, लिखवा दे आपसे स्टाम्प पे कुछ कि आप ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहे हो, आपने स्टाम्प पे प्रॉपर्टी नाम कर दी, तो ये भी क्या हुआ? अ डॉक्यूमेंट विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये स्टाम्प एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे कि अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की लिखा पढ़ी हो जाए तो किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलेगा, किसी का कोई दायित्व बनेगा, तो इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी एक्सटॉर्शन के अपराध की विषय वस्तु होती है, या ऐसा कोई दस्तावेज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सकता है, वो भी उद्यापन के अपराध का विषय वस्तु होती है। तो उद्यापन का अपराध बेसिकली धमकी देने का अपराध है, शब्दों से भी हो जाता है कि भैया ये कर देना वरना गोली मार देंगे, ठीक। तो ये एक्सटॉर्शन हो गया। अब बात करते हैं लूट, रॉबरी। 383 के करीब एक्सटॉर्शन का अपराध आपको मिल जाएगा आईपीसी में, रॉबरी का 390 में मिल जाएगा। रॉबरी क्या है, लूट क्या है? तो कई बार ये बच्चों को पूछते हैं, सीधा ही अगर पूछ ले लूट क्या है तो कई लोग जवाब नहीं दे पाते, कितना ही पढ़ने के बाद भी लूट की परिभाषा वो नहीं दे पाते। जब भी एग्जामिनर आपको सिर्फ ये पूछे कि व्हाट इज रॉबरी, तो आपको लिखना है कि लूट या तो प्रारंभिक रूप से चोरी है या प्रारंभिक रूप से उद्यापन का अपराध है। क्या है रॉबरी? प्रिमा फेसाइली थेफ्ट है, प्राइमरीली थेफ्ट है, या प्राइमरीली एक्सटॉर्शन है। तो हर लूट क्या है? हर लूट या तो प्रारंभिक रूप से चोरी है या उद्यापन है। तो लूट में या तो चोरी होगी या एक्सटॉर्शन होगा। अभी समझाऊंगा कैसे होगा। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कब चोरी लूट बन जाती। मैंने कहा ना, चोरी प्रारंभिक रूप से, लूट प्रारंभिक रूप से चोरी है। तो कभी कभी पूछता है कि कब चोरी लूट बनेगी, कब उद्यापन लूट बनेगा, क्योंकि लूट क्या है, या तो चोरी है या उद्यापन है। रॉबरी क्या है? ईदर थेफ्ट और ईदर एक्सटॉर्शन। तो हम बताते हैं आपको कि कब चोरी लूट बनेगी या कब एक्सटॉर्शन लूट बनेगा। देखिए, चोरी छिपे की जाए, आपकी जेब में आपको पता ही नहीं, काट दी जाए, तो चोरी है। लेकिन अगर आपके गन पॉइंट पे रख दिया जाए और उसके बाद में आपकी जेब से पैसे निकाल लूं, आपका पर्स ले लूं, तो ये चोरी लूट बन गई है, ठीक है। चोरी लूट कब बनी है? जब मैंने अब आपको गन पॉइंट में रख के आपकी संपत्ति जेब से निकाल ली, तो चोरी लूट बन गई। मतलब जब चोरी का अपराध तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर
तत्काल अवरोध का भय दिखाकर, तत्काल उपहति का भय दिखाकर किया जाए तो चोरी लूट बन जाती है। When offense of theft is committed by imminent fear of death, imminent fear of restraint or imminent fear of hurt is becomes robbery। यहाँ पे imminent fear of death दिखाया और फिर मैंने ले लिया तो चोरी लूट बन गई। अब चोरी उद्यापन कैसे बनेगा, टेक्निकल बात है, समझिए। अब मैंने आपको गन पॉइंट पे रखा और आपको कहा जेब में कितना माल है निकाल, तो आपने खुद अपनी जेब से माल निकाल के मुझे दिया, आपने अपनी जेब से चीजें निकाल के मुझे दी, तो यहां पे एक्सटोर्शन रॉबरी बना है, उद्यापन लूट बना है। समझ रहे हो बात को, ये टेक्निकल फर्क है। क्योंकि उद्यापन में क्षति कारित करने का भय दिखाकर सामने वाले से संपत्ति को, सामने वाले को संपत्ति को परिदान करने के लिए कहा जाता है कि तुम पैसे ला के दो, तुम दो। तो एक्सटोर्शन में डिलीवरी होती है, चोरी में तो हम लेते हैं, एक्सटोर्शन में वो देता है। तो एक्सटोर्शन रॉबरी कब बनेगा, जब मैंने कहा गन पॉइंट पे चल निकाल और आपने एक एक चीज खुद ही निकाल के दे दी, तो क्या बन गया, एक्सटोर्शन रॉबरी बन गया। समझ गए हैं, रॉबरी कब चोरी लूट बनेगी और कब एक्सटोर्शन लूट बनेगा या उद्यापन लूट बनेगा। तो हमको इतना ही लिखना है कि जब चोरी या उद्यापन का अपराध तत्काल मृत्यु, तत्काल अवरोध और तत्काल उपहति का भय दिखाकर किया जाए तो ये लूट बन जाते हैं। अब रही बात डकैती की, तो सिंपल सा लिखना है, लूट और डकैती में सिर्फ लोगों की संख्याओं का फर्क है। जब लूट का अपराध 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के करते हैं तो वो अपराध डकैती बन जाता है। सिर्फ नंबर्स का फर्क है, इसके अतिरिक्त कोई फर्क नहीं। तो एक बड़ा सवाल ये भी आपको पूछा जाए तो आप सॉर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि ये 4 चीजें मैं आपको बहुत तरीके से समझाने में सफल हुआ होऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या मैंने ठीक से आपको समझाने की कोशिश की है या नहीं। आपके कमेंट मेरा उत्साहवर्धन जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि मुझे लगेगा कि मुझे आगे जो आपके आने वाला पेपर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि काफ़ी क्लिष्ट उसकी भाषा, काफ़ी टिपिकल पेपर है, वो ऐसे पढ़ के नहीं लिखा जा सकता। उस पर भी मेरा दावा है कि इतना सरल रूप से आपके सामने उस टॉपिक को भी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर को रखूंगा कि आप वो मजाक में पास करोगे। ये मेरी गारंटी है। पर इसके लिए आप तक वो वीडियो पहुंचे, आप मेरे चैनल को जरूर एक बार देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मेरी जिम्मेवारी है सेकेंड ईयर की भी, और जब आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे तो थर्ड ईयर की पास करने के पेपर भी, इस बार 4 पेपर वो भी बना के बना। तो 2 अपराध हो गए या 2 बड़े सवाल हमने कर लिए। तीसरा बड़ा सवाल, जनरल एक्सेप्शंस को लेकर बनता है आईपीसी में, ठीक। तो हम लोग जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक का ये एरिया है। इसमें से सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे शॉर्ट नोट्स में पूछो चाहे बड़े सवाल के रूप में पूछो, लेकिन सवाल आना जरूर है। तो कुछ बातें करूंगा जो पूछी जाती रही है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटनावश हो जाए। सेक्शन 80 में आपको दिखाई पड़ेगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड एक्सीडेंटली। दुर्घटना क्या है कि साहब, दुर्घटना ऐसी अप्रत्याशित घटना है जो मानवीय नियंत्रण से बाहर है। एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। तो अगर एक्सीडेंट क्या है, ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। जब हम अपन किसी चीज पर मानवीय नियंत्रण खो देते हैं तो दुर्घटना हो जाती है। ज्यादातर वाहनों में होती है, वाहन पर हम अपना नियंत्रण खो दे तो दुर्घटना हो जाती है। लेकिन दुर्घटना वाहन दुर्घटना तक ही सीमित नहीं है, कई चीजें दुर्घटना का भाग बनती है, ठीक है, जब हम नियंत्रण खो दें। अब 80 में डिफाइन किया गया है
कि अगर हम कोई कानूनी कार्य करते हुए, लॉफुल एक्ट करते हुए या विधिपूर्ण साधनों से हम अपना कार्य करते हुए, जो भी हमारा कार्य है हम विधिपूर्ण साधनों से कर रहे हैं, बिना इंटेंशन के, जिसमें मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन नहीं है हमारा, और हम अपना लॉफुल काम कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, और उससे कोई दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाए या दुर्घटनावश किसी को चोट पहुंच जाए तो हमारा कार्य अपराध नहीं होता है। जैसे 80 में एक एग्जाम्पल है कि एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने का काम करता है, पेड़ पे चढ़ के अपना लॉफुल एक्ट कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, लेकिन जब व्यक्ति लकड़ी काटता है ना तो कुल्हाड़ी का जो फल होता है वो कई बार ढीला हो जाता है और बाहर निकल के गिर जाता है। तो वो पेड़ पे लकड़ी काट रहा है, उसकी कुल्हाड़ी का जो तिकोना पार्ट है, फल है, वो गिर के किसी के सर पे लग गया। अब उसको इंजरी हो गई या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई, तो उस लकड़ी काटने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है, को अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात अपराध नहीं। कई बार छोटी हानि को बचाने के लिए बड़ी हानि की जोखिम ली जा सकती है। सेक्शन 81 से मेरा सीधा सीधा डिस्कशन है कि 81 में छोटी हानि को बड़ी हानि को बचाने के लिए हमने छोटी हानि की जोखिम ले ली। हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि अगर इस तरफ जाएंगे तो हमारा वाहन बड़ा तेज चल रहा है या हमारा वाहन का ब्रेक फेल हो गया। अब हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि अगर मैं वाहन को इस दिशा में मोड़ूं तो 10-12 बच्चे की स्कूल से छुट्टी हो रही है, बच्चे मर जाएंगे, या फिर मैं इस दिशा में मोड़ूं तो इधर एक सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, शायद मैं उसे बच के निकाल भी लूं या उसको डेथ कॉज भी हो जाए या उसको एक्सीडेंट में इंजरी हो जाए। तो मैंने उन बच्चों की जान बचाने के लिए, क्योंकि 15-20 बच्चे हैं, उनकी जान बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग इधर मोड़ लिया, और हो सकता है उस साइकिल वाले को कोई इंजरी पहुंच गई, तब भी मेरा कोई कार्य अपराध नहीं है 81 के अंतर्गत। ये भी एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन का अर्थ होता है, जनरल एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप इन परिस्थितियों में अगर कोई कार्य करते हो तो चाहे आपसे अपराध हो जाए, चाहे सामने वाले को इंजरी हो जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाए, चाहे उसकी डेथ भी हो जाए, परंतु आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो 81 में भी हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। फिर 82, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर। तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ डोली इन कैपेक्स, तो ये इंग्लिश लॉ का रूल है। डोली इन कैपेक्स जैसे ही पूछे तो आपको 82 लिख देना है कि 7 साल से कम आयु के बालक का कोई कार्य अपराध नहीं होता। एक 6 साल का बच्चा जिसके पिताजी पुलिस में है, पिताजी की रिवॉल्वर से खेल रहा, उसने शूट ही कर दिया अपने पिताजी को, तो उस बच्चे पे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड का भी नहीं लगेगा। उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसकी आयु 7 साल से कम है। डोली इन कैपेक्स का रूल यही है कि 7 साल से कम आयु का बच्चा अपराध करने में सक्षम नहीं होता है। इसी तरह 84, एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड व्यक्ति का काम अपराध नहीं है, विकृतचित व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए, बड़ा सवाल पूछा जाए, विकृतचित कौन है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंसेनिटी का मतलब है लीगल इंसेनिटी। पागलपन या विकृतचित्ता का अर्थ है विधिक विकृतचित्ता। ये विधिक विकृतचित्ता क्या होती है कि साहब, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम और प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है तो कहा जाता है कि वो विधिक रूप से विकृतचित्त है। When someone is unable to understand the nature and consequence of his act is said to be legally insane. चिकित्सकीय विज्ञान की दृष्टि में कोई छोटा मोटा मानसिक अवसाद, कोई छोटा मोटा माइग्रेन का पेन मेंटल इंसेनिटी हो सकती है, लेकिन वो लीगल इंसेनिटी नहीं है। मानसिक रोग जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो विधिक पागलपन नहीं कहा जाएगा। हमारे यहाँ सेक्शन 84 में अगर कोई व्यक्ति विधिक रूप से पागल है, अपने कार्य के परिणाम और प्रकृति को नहीं समझता है और वो कोई अपराध कर देता है, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। एक्सेप्शन में आएगा, आईपीसी का ये अपवाद है, तो ये 84 भी आएगा। 85 को भी हमको देखना चाहिए,
एक्ट डन बाय इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। कोई व्यक्ति नशे में है, इंटॉक्सिकेशन में है। इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है कि मादक पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर हुआ प्रभाव इंटॉक्सिकेशन कहलाता है, मतता कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मतता की दशा में है और वो कोई कार्य करे तो अपराध नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं, ध्यान रखना है। मतता उसकी इच्छा के बिना उसे दी जाए, दूसरा उसके ज्ञान के बिना दी जाए, इच्छा के विरुद्ध दी जाए। नॉलेज के बिना हो, पता ही नहीं है किसी व्यक्ति को, आपने कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दी, वो कभी पीता भी नहीं है, फिर वो कोई अपराध करे तो अपराध नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान के बिना है। दूसरी बात, इच्छा के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द विल है। आप जबरन पिला रहे हो किसी को तो इच्छा के विरुद्ध है। फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे में आ जाए, अपने कार्य के परिणाम प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाए और उससे कोई अपराध हो जाए तो कोई बात अपराध नहीं है। फिर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किए गए कार्य अपराध नहीं है। 88 से 92 तक का एक छोटा सा फेज है, तो वो देखना है। फायदे का मतलब यहाँ है एक्ट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन इज नॉट एन ऑफेंस। कौन सा बेनिफिट? हियर बेनिफिट डजंट मीन मॉनेटरी बेनिफिट। यहाँ बेनिफिट का मतलब कोई आर्थिक लाभ नहीं है, कोई धन संबंधी लाभ नहीं। यहाँ फायदे का काम है किसी व्यक्ति को उसकी जान बचाने का काम फायदे का काम है। किसी व्यक्ति को किसी डिजीज रोग से बचाने का काम फायदे का काम है। किसी व्यक्ति को इन्फर्मिटी अंग शिथिल से बचाने का काम भी फायदे का काम है। तो फायदे के काम, अंग शिथिल क्या होता है कि भाई कई बार हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ पिला दे कि आप बिल्कुल बेहोश हो जाते, तो वो इन्फर्मिटी होता है। ठीक, तो कभी कभी पूछा जाए शॉर्ट नोट्स में, तो अंग शिथिल का मतलब ये है कि आपके अंग शिथिल अवस्था में चला जाए, आप बेहोशी की हालत में हो जाओ, आप उठने चलने की क्षमता में नहीं रहो, तो वो अंग शिथिल का अपराध होता है। तो एक हर्ट में आता है ये। जब आप हर्ट की डेफिनेशन 319 में पढ़ोगे तो हर्ट में किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करना, कोई रोग कारित करना, या फिर हर्ट भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि हर्ट क्या है कि किसी व्यक्ति को बॉडीली पेन देना, थप्पड़ मारना और कुछ करना, चाकू मारना, यह हर्ट हो सकता है। किसी व्यक्ति को डिजीज देना, कोई रोग दे देना, कोई ऐसा काम करना, सड़ा गला खाना खिला देना जिससे बीमार हो जाए, जानबूझ के सड़ा खाना दे देना किसी को, जानबूझ के एडल्ट्रस फूड दे देना, तो हर्ट में आएगा। या फिर इन्फर्मिटी कोज कर दी जाए, अंग शिथिल कर दी जाए, कुछ नशे की चीज़ें पिला दी जाए तो इन्फर्मिटी हो जाए, तो ध्यान रखना है। तो ये 85 का एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति फायदे के लिए कार्य की बात कर रहा था कि मैं फायदे के लिए कार्य, किसी व्यक्ति को रोग से बचाने का काम, किसी व्यक्ति को जान बचाने का काम और किसी व्यक्ति को इन्फर्मिटी से बचाने का काम उसके फायदे के लिए किया गया कार्य कहा जाएगा। अब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए हम काम करें, पेरेंट्स करें, हम करें, डॉक्टर करे, हम कई बार जाते हैं डॉक्टर के पास, अब ये हाथ खराब हो गया है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मान लो वो कह दे कि नहीं ये तो हाथ ही काटना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, हमारे फायदे के लिए हाथ काटा है। ठीक, दूसरी बात, कई बार सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, हम किसी को उठा के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा कि साहब ऑपरेशन करना पड़े इसका, तो हमने कहा मानवता के नाते डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। अब ऑपरेशन में मान लीजिए उसकी जान चली जाए, तो हमने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये काम उसके फायदे के लिए किया गया है, चाहे हमने उसकी सहमति ना ली, चाहे उसके संरक्षक की सहमति भी ना ली 92 में, लेकिन उसके फायदे के लिए किया गया कार्य निश्चित रूप से अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। 93 सूचना कई बार कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। कई बार गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन दे दी। गांव में एक ही फोन होता था, किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति आर्मी में, उस गांव से एक फोन पे फोन आया कि रात को मुठभेड़ में शहीद हो गए। अब उस फोन वाले या सरपंच साहब की जिम्मेदारी है, वो घर जाके बताएगा। एकदम से पत्नी को बताया कि तुम्हारे पति शहीद हो, धड़ाम से गिर गई। सरपंच साहब की कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके गिरने में, क्योंकि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक सूचना दी गई है, इसलिए अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर है 94, देख सकते हो आप
कि किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा अगर कोई विवश किया जाए, इसको नेसेसिटी की डिफेंस भी कहा जाता है, कंपेलिटी की डिफेंस भी कहा जाता है, विवशता की प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए विवश किया जाता है, धमकियां दी जाती है, जान से मारने की धमकी से काम कराया जाता है, तो जो काम मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे कराया गया है वो कार्य अपराध नहीं होता है। परंतु ध्यान रखना है कि 94 का जो रूल है, अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे, अगर आपको कोई काम करने के लिए धमकियां दे, आपके जीवन को क्षति पहुंचाने की धमकी दे और आप वो काम करते हो तो अपराध नहीं होता है। लेकिन आपको कोई कहे कि आप किसी की हत्या कर दो तो 94 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। स्टेट के अगेंस्ट मृत्युदंड से दंडनीय जो अपराध है उनको करने के लिए आपको कोई गन पॉइंट पे लाए तब भी आपको 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में नहीं मिलेगा, बाकी आपको 94 का बेनिफिट मिलेगा। अब आखिरी 10 मिनट में, हमारे 90 मिनट के इस वीडियो के आखिरी 9 मिनट बचे हैं, इसमें प्राइवेट डिफेंस को लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें भी बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है, ये भी एक्सेप्शन नहीं आता। देखिए, मानव को, प्रत्येक जीव को राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, प्रकृति ने भी दिया है और हमको कानून ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया है, लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। देखिए, वैसे तो हमारी जान बचाने की जिम्मेदारी, हमारी संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, राज्य की है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। व्यवहारिक रूप से किसी हर व्यक्ति के साथ थोड़े ना गनमैन लगाया जा सकता है, पुलिस खड़ी की जा सकती है, गार्ड लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अगर हमें कोई मारे या हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जिससे हमारे शरीर को खतरा हो, हमारी संपत्तियां को खतरा हो, तो लॉ ने हमें रिकॉग्नाइज किया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हम अपने हाथ चला सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले पे बल प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी संपत्ति को बचाने के लिए सामने वाले पे बल का प्रयोग किया जा सकता है। हम मारपीट कर सकते हैं, कुछ हद ऐसी भी है कि हम सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। सेक्शन 100 में बताऊंगा, 103 में बताऊंगा कि कब हम अपनी जान माल की रक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो हमको 2 जगह एस्पेक्ट में अवेलेबल है। एक तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन रिलेशन टू बॉडी, हमारे शरीर को लेकर हमें प्राइवेट डिफेंस है, जो आईपीसी में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध नाम का एक चैप्टर है, 299 से लेकर 377 तक। तो वो कोई भी अपराध आपके अगेंस्ट करता है तो आपको अपने आप को बचाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार लॉ देता है प्राइवेट डिफेंस। अपनी संपत्ति के खिलाफ कोई करता है तो संपत्ति के खिलाफ कोई चोरी करे, लूट करे, रिस्ट्री करे, मिसचीफ करे या ट्रेसपास करे, तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले पे बल प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। कुछ बातें ध्यान रखनी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें तभी प्रयोग करना है जब खतरा विद्यमान हो, जब खतरा इमिनेंट डेंजर हो, एक्सिस्ट कर रहा हो। मतलब कोई हम पे बल प्रयोग कर रहा है तब तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। मार के घर चला जाए, अगले दिन आप उसको मारने जाओ, वो प्राइवेट डिफेंस में शामिल नहीं। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, लोक सेवकों के खिलाफ जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता। पुलिस आपको अरेस्ट करने आई तो अरेस्ट करके ले जाएगी, उनका काम है, आप उनको मारोगे नहीं, वहां पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं। लेकिन हाँ, कोई पुलिस वाले आपको जान से मारने पे ही आमदा हो गए हैं या आपको डेथ कॉज करने वाले, ग्रीवियस हर्ट करने वाले, तो आप अपनी जान बचाने के लिए उन पर हमला कर सकते हैं। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, उतने ही बल का प्रयोग किया जाए जितना जरूरी है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। अगर हम किसी व्यक्ति, चोर हमारे घर में घुस आया और हमने आसानी से 4 जनों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया, बांध दिया कहीं, तो उसे पीटने की, लठ लगाने की, जब तक वो मर नहीं जाए मारने की जरूरत नहीं, काफी प्राइवेट डिफेंस हो गया। तो उतने ही बल का प्रयोग किया जाए जितना बल आवश्यक है। अब कई बार सीधा सवाल पूछा जाता है कि वे कौन सी दशाएं हैं
जिनमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक होता है। कि कब आप अपने बॉडी को बचाने के लिए सामने वाले असोल्टर की जान ले सकते हो। तो कुछ कंडीशन है। नंबर 1, कोई आप पे ऐसा हमला करे जिससे कि आपके मन में ये युक्त रूप से आशंका पैदा हो जाए कि अगर आपने उसे नहीं मार डाला तो वो आपको मार डालेगा। तो ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका हो कि अन्यथा परिणाम मृत्यु होगा। An assault which reasonably apprehend, otherwise resulted into death. दूसरा, an assault which reasonably apprehend, otherwise resulted into grievous hurt. आप पे कोई ऐसा हमला करे जिससे आपके मन में युक्त रूप से आशंका पैदा हो जाए कि अगर आपने उसे नहीं मारा तो वो आपके हाथ काट देगा, पांव काट देगा, ग्रीवियस हर्ट कर देगा। अगले वीडियो में ग्रीवियस हर्ट को समझाऊंगा। तो इतना समझना काफी है। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से अगर कोई किसी पे हमला करता है तो जिसका बलात्संग हो रहा है वो भी सामने वाले को जान से मार सकती है, और अगर उसके साथ कोई उसका मित्र और साथी है तो भी वो जान से मार सकता है। चौथा, अननेचुरल लस्ट। अगर कोई किसी के साथ प्रकृति विरुद्ध तृष्णा की तृप्ति के लिए अननेचुरल लस्ट के काम कर रहा है तब भी जान से मारने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। कोई मेल किसी मेल को ही पकड़ के संभोग करना शुरू कर रहा है तो जान से मारने का अधिकार, ये इसका मतलब है अननेचुरल लस्ट का, चौथे पॉइंट का। पांचवा, अपहरण और व्यपहरण के मामलों में भी, किडनैपिंग और एब्डक्शन के मामलों में भी जान से मारने का अधिकार मिलता है। छठा, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी जगह पे बंद कर दे, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दे, किसी जंगल में, एकांत में, जहां आपको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ सकता, तो आपके मन में पैदा हो जाएगी अब तो अपन कभी बच ही नहीं पाएंगे। तो जो भी आपको वहाँ खाना देने आए, पानी देने आए, आप उसकी हत्या करके वहाँ से बाहर निकल जाओ, लो आपको उसकी मृत्यु कारित करने तक का अधिकार दे देता है। जब आपको आशंका हो जाए कि आप अपने आप को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की पहुंच में नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया शरीर के विरुद्ध आपको कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। और 103 में, ये तो सेक्शन 100 था, अब 103 में कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमलावर को जान से मार सकते हो। हैं? तो कब मारोगे? तो लूट के मामलों में। अगर कोई आपको लूट करता है, रॉबरी समझाया मैंने आपको, तो कोई लूट करता है तो आपको लुटेरे को जान से मारने का अधिकार लॉ देता है 103। रात्रो गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो कोई आपके घर में हाउस ब्रेकिंग करता है, रात को दरवाजा तोड़ के घुसता है, छलांग लगा के घुसता है, नकली चाबी से ताला खोल के घुसता, हाउस ब्रेकिंग किसी भी तरीके से हो नाइट में, तब भी आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, मिस्चीफ बाय फायर। आप किसी की संपत्ति को, किसी निर्माण को, किसी तंबू को, किसी जलयान को अग्नि के द्वारा रिष्टि करते हो। मिस्चीफ का मतलब होता है संपत्ति को नष्ट करना, संपत्ति की उपयोगिता में कमी लाना, संपत्ति की यूटिलिटी को कम करना, रिष्टि का अपराध। तो कोई आपकी संपत्ति को, किसी निर्माण को, जलयान को, तंबू को आग लगा के नष्ट करने की कोशिश करता है तब भी आपको उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार है। एक किसान की फसल कोई जला रहा है, उसको अधिकार है कि जलाने वाले को मार डाले जब अगर जलाने का प्रयास कर रहा। चौथी बात, चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार, थेफ्ट, मिस्चीफ और ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। अगर कोई चोरी कर रहा है, आपके घर में ट्रेसपास कर रहा है और आपकी संपत्तियों को नष्ट कर रहा है, जिससे आपके मन में आशंका हो गई है कि अगर आपने उसे रोका नहीं और आप उसे रोक रहे हो तो वो आपको ही जान से मार देगा, तब ऐसी स्थिति में आप अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए हमलावर की जान तक ले सकते हैं। तो ये हुआ राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात खत्म। प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब तक है? जब तक हम खतरा विद्यमान है। जब खतरा समाप्त तो अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो ये पूरे 90 मिनट के वीडियो में मैंने कुछ एस्पेक्ट आपके सामने रखे, जिसमें से पास होने के लिए तो सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें और भी अच्छों से अंकों से पास होना है तो कुछ 4-5 एस्पेक्ट और हैं, उनके लिए एक वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे कि आप हैंडसम मार्क्स से इस LLB की परीक्षा को पास कर पाए। मेरा आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप LLB पास करें, वकालत के क्षेत्र में आगे बढ़ें,
आने वाले समय में जो बच्चे कंपटीशन की तरफ देखते हैं तो न्यायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा सुना और मैं अपनी बात आप तक आसानी से ठीक ठीक पहुंचा पाया हूं और आगे भी कुछ पेपर्स को लेकर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।